हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग आपकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट चलता है उसको पूरा कवर करेंगे। अपन इसमें पूरे शुरू से लेके एंड तक जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरपीसी के एग्जाम हो, चाहे आपके प्री पीजी के एग्जाम हो, या इवन आप अगर बीएससी में हो अभी, तो बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अपन सारा कुछ कवर करते हो चलेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ में आएगा, है ना। तो आप कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब पे हम लोगों ने और भी क्लासेस डाली हुई है, आप चैनल को विजिट करना। आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की क्लास मिली जाएगी इसमें ना, तो आपके लिए सारी क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होएगी। तो शुरू करते हैं। अपन लोग पहले अपन स्टैटिक्स का इंट्रो देखेंगे, फिर अपन इसके डेटा और डेटा के टाइप पढ़ने वाले हैं ना। ये अपना मतलब टॉपिक है, अपन कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर अपन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ग्राफिकल मेथड हो गया, जो भी मेथड है सारे मेथड अपन पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्क्यूनेस कुर्टोसिस पढ़ेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के टेस्ट होते हैं ना, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, सारा अपन पढ़ेंगे। और साथ लास्ट में अपन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखेंगे, ठीक है। आपके सेंट्रल टेंजेंसी से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपके लिए कोरिलेशन से और रेंज वगैरह पूछता है ना, हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये सारा अपन कवर करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। पहले अपन समझते हैं कि स्टैटिक्स होती क्या है। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक एक आर्ट और साइंस है। किस चीज की है? स्टैटिक्स में करते हैं अपन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकृत करते हैं डेटा को, उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है, इसके अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। जो डेटा अपन ने एकत्रित किया है, क्लासीफाई किया है, उसको कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में अपन करते हैं इंटरप्रेट, मतलब उससे रिजल्ट निकालते हैं, जो भी रिजल्ट है, ठीक है। कोई भी डेटा अपन ने लिया है तो अपन पहले उसको इकट्ठा करते हैं, कहीं जहाँ से अपन को सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, कहीं से भी अपन डेटा को इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको क्लासीफाई कर लेंगे ना। उसके बाद उसमें अपन करते हैं क्या, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में अपन एनालिसिस करके कैलकुलेशन करते हैं। फिर फाइनल स्टेप में अपने पास उसका रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा उसका, जो भी रहा, ये सारा कुछ अपने स्टेप है। ये इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्टैटिक इज द साइंस एंड आर्ट। यहाँ भी आर्ट भी है ना, साइंस एंड आर्ट, ठीक है। दोनों चीजें स्टैटिक्स। डेटा क्या होता है, अपन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, अपन सारा कुछ डेटा को कर रहे हैं, डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, डेटा को ही अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको रिजल्ट निकाल रहे हैं, सारा कुछ अपन डेटा का ही कर रहे हैं। तो डेटा होता क्या है, यहाँ देखते हैं अपन डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? डेटा एक क्वांटिटेटिव फिगर्स है, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव, जैसा अपन देखते हैं ना, क्वांटिटी जिसकी गणना की जा सके, वो होता है क्वांटिटेटिव फिगर, जिसकी गणना अपन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल मान लो आप, एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक शहर में, मतलब कहीं भी, ठीक है, एक पंचायत में कितने किसान हैं, तो अपन कर सकते हैं किसान जैसे 1000 किसान है, 500 किसान है, 10,000 किसान है, कुछ भी एक संख्या होती है, वही डेटा है। दूसरा, एक रेनफॉल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में कितनी वर्षा हुई, अपन एमएम में वर्षा को नापते हैं, कितनी एमएम वर्षा हुई, तो सब डेटा है ये भी। पेडी क्रॉप के अंदर कितना एरिया है, एक पर्टिकुलर स्टेट का, पर्टिकुलर कंट्री का, पर्टिकुलर विलेज का, पर्टिकुलर ब्लॉक का, किसी भी चीज का अपन देखते हैं एरिया के। अपने वही अपन ने गेहूं इतने हेक्टेयर में करें इस एरिया में, अपन ने पेड़ी इतने हेक्टेयर में करी है, अपन ने सोरगम इतने हेक्टेयर में करी है, ये सारा डाटा जो भी है सब डेटा है, ठीक है सारा, क्योंकि अपन इसमें गणना कर सकते हैं, तो ये सब डेटा है। तो डेटा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले। अब स्टैटिक्स जो अपनी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन सी? एक होती है थ्योरेटिकल, जिसमें अपन थ्योरी पढ़ते हैं, एक होती है अप्लाइड, जो अपन ने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है उसको अपन अप्लाई कर सके, है ना, उसको उसको बोलते हैं अप्लाइड स्टैटिक्स। अप्लाइड स्टैटिक्स के दो भाग हैं, कौन कौन से? एक होता है डेस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, टू डिस्क्राइब एंड समराइज डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल, लाइक मीन, मोड, मीडियन, रेंज, क्वार्टाइल, वेरिएशन, स्क्यूनेस वगैरह, उससे अपन ने जो डेटा लिया है ना, उसका अपन मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फ्रेंशियल,
इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं अपन, टेस्ट, जो भी स्टैटिक्स के टेस्ट हैं उसको यूज करते हैं टू मेक जनरलाइजेशन टू लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम द डेटा ऑब्टेन इन सैंपल। जो भी डेटा अपन को सैंपल से अपन ने लिया है, ठीक है, उसके बाद अपन काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, मतलब स्टैटिक्स के टेस्ट जो भी होते हैं सारा अपन उसमें लगाते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको अपन इन्फ्रेंशियल बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इन्फ्रेंशियल क्या होता है। सिंपल बात आप याद रखो, डिस्क्रिप्टिव में अपन मीन, मोड, मीडियन, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस वगैरह निकालते हैं, ठीक है। और जो इन्फ्रेंशियल होता है उसमें अपन उसके टेस्ट, जो भी अपने स्टैटिक्स के टेस्ट है उनको यूज करते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। अब जो स्टैटिक्स है ना, ये शब्द है, ये 3 तरह की लैंग्वेज से मिलकर बना है। मतलब मिलकर मतलब बना है, इसका मतलब है कि 3 तरह की लैंग्वेज में इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड अगर अपन पूछे कि स्टैटिक्स कौन सी लैटिन वर्ड से बना है, तो ये स्टैटस से बना है। फिर अपन से पूछे जर्मन वर्ड कौन सा है, जर्मन वर्ड स्टैटिक्स, ठीक है। लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन स्टैटिक, और एक होता है इटालियन वर्ड स्टेटो, ठीक है। ये तीनों वर्ड से मिलकर स्टैटिक्स बना है। अपन बोल सकते हैं कि लैटिन वर्ड से बनाई है, जर्मन वर्ड से बनाई है, और इटालियन वर्ड से बना है। कोई से वर्ड से अपने क्वेश्चन आ सकता है, वो अपन से पूछ सकता है जो स्टैटिक्स का जो लैटिन वर्ड है वो कौन सा है, तो आपको देना पड़ेगा स्टेटस। वो पूछ ले स्टैटिक्स इटालियन वर्ड कौन से इटालियन वर्ड से मिलकर बना है, तो इटालियन स्टेटो, और जर्मन आपके स्टैटिक, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट। तीनों का मतलब पॉलिटिकल स्टेट ही होता है, ठीक है। तीन अलग लैंग्वेज के वर्ड हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है, पॉलिटिकल स्टेट। जैसे अपन प्राइवेसी वगैरह यूज करते हैं ना, कोई भी चीज है अपन उसको इंग्लिश में अलग बोलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज मानो आप हिंदी में उस चीज का वर्ड अलग है, इंग्लिश में वर्ड अलग है, लेकिन मीनिंग सेम होता है, ठीक है। जैसे स्कूल मान लो, आप इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, हिंदी में विद्यालय, संस्कृत में विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। पर उनका मतलब एक ही होता है, एक ही प्लेस है, एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है उसका, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे है कि भाषा अलग अलग है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। अब पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, डेटा फैक्ट वगैरह सारे पॉलिटिकल स्टेट ही होती है, ठीक है। जो स्टेटिक वर्ड है ये दिया था गॉडफ्राइड ने, स्टेटिक्स वर्ड दिया गॉडफ्राइड ने। गॉडफ्राइड कौन था, ये एक्सपर्ट था लॉ एंड पॉलिटिक्स का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार कि जो स्टेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था, गॉडफ्राइड ने। फादर ऑफ स्टेटिक्स कौन है, फादर ऑफ स्टेटिक्स अपने आरएफ सर है। कहीं बुक में लिखा हुआ है फादर ऑफ स्टेटिक्स भी यही है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिक्स भी यही है, इसलिए मैंने दोनों मेंशन किया है। वैसे फादर ऑफ स्टेटिक्स अपने आरएफ सर है, और मॉडर्न स्टेटिक्स के अपने कार्ल पियर्सन है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स पूछेगा, तो आपको दोनों ऑप्शन ही देगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत इसमें। कहीं जगह आर्य फिशर दे रखा है, कहीं जगह कार्ल पियर्सन दे रखा है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ताकि कोई बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कौन है, कैप्टन जॉन ग्रांट। वाइटल स्टैटिक्स से कौन है, कैप्टन जॉन ग्रांट। और इंडियन स्टैटिक्स का पीसी मार्लोनोविस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे फादर इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, वर्ड किसने दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं, तो आपको ये चीजें सारी याद रखनी है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं रफ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्लास आपके लिए जो भी चीजें क्लास में मैंने मेंशन कर रहा हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मैं लेके नहीं आया, मैं वही लेके आऊँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने 3 या 4 क्वेश्चन स्टैटिक्स का जाते हैं, कई बार आरपीएस के ज्यादा भी जाते हैं, तो अपन 2-3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे या जितने भी टाइम लगने वाला है, अपन पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप सारे स्क्रीनशॉट लेके रखना। फिर भी आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो भी लिंक दिए हुए हैं हमने व्हाट्सएप ग्रुप के, उसको ज्वाइन करके आप हमको मैसेज कर देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना। जो अब अपन देखते हैं तो साइंटिस्ट के कुछ कंट्रीब्यूशन है स्टैटिक्स में।
तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे पहले अपने आर एफ फिशर है, ठीक है। आर एफ फिशर कौन है, मैंने आपको ही बताया, फादर ऑफ स्टैटिक्स आर एफ फिशर। तो अब देखते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। कार्ल पियर्सन कौन है, मॉडर्न स्टैटिक्स के, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिक्स अपने आर एफ फिशर है। आर एफ फिशर ने क्या क्या दिया, आर एफ फिशर ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। अपन आगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ के 3 प्रिंसिपल होते हैं, तीनों प्रिंसिपल अपन वहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखो कि उनके प्रिंसिपल किसने दिए थे, आर एफ फिशर ने दिए थे। इसके साथ एनोवा दिया, वेरिएंट नल हाइपोथेसिस दिया, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट दिया, ठीक है। एफ टेस्ट जेड टेस्ट ने दी, इन्होंने दिया, एनोवा इन्होंने दिया, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के प्रिंसिपल इन्होंने दिए, वेरिएंस नल हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने स्टैटिक्स में क्या कंट्रीब्यूट किया, तो अपने कार्ल पियर्सन है जो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स अपन जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुर्टोसिस दिया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया, काई स्क्वायर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, सीवी दिया, इंडेक्स नंबर दिया। साथ में इन्होंने क्या किया, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन जो सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप उन्होंने दिया था। क्या था वो, अगर सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है ना, तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगे। आगे अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिकल क्या होता है, असिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बस समझना है अपन को कि इन्होंने क्या क्या दिया था। तो इन्होंने दिया था सिमेट्रिकल रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है, मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। और असिमेट्रिकल में क्या होता है, मतलब वहां पे इक्वलिटी नहीं होती। तो ये एक फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, असिमेट्रिकल है, मतलब तीनों इक्वल नहीं होते है ना, वहां पे ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल है और तीनों इक्वल नहीं है तो असिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। ये सारे अपन ने कार्ल पियर्सन ने देता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। याद रखना है यहाँ से आर एफ फिशर ने क्या क्या दिया था, कार्ल पियर्सन ने क्या क्या दिया था, ठीक है, क्योंकि आगे और भी साइंटिस्ट हैं तो आपको सबके याद रखने हैं। आर एफ फिशर, कार्ल पियर्सन के, एक होता है अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसने दिया था, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अपने इन्होंने दिया था, और अल्टरनेटिव किसने दिया था, ठीक है। अपन इन्होंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन्होंने दिया, रिग्रेशन किसने दिया, आगे अपने सारे पढ़ेंगे, सारे को आपको याद रखना जरूरी है। आगे अपने कुछ और साइंटिस्ट हैं जैसे रिग्रेशन, अपने रिग्रेशन दिया फ्रेंच गेल्टन ने, फ्रेंसिस गेल्टन ने, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है पहले उनको आ रहा होगा, तो अपन आगे पढ़ेंगे सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, कौन सा वर्ड या कौन सी टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, ठीक है, ये सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे ना। गोसेट ने टी टेस्ट दिया था, नीमान एंड पियर्सन ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। और बर्नौली ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डी मोवरे ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एच डी पॉइजन ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, स्पेयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया था, और मिसेस ने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिए थे, ठीक है। ये सारे इन्होंने दिए थे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे चलते हैं। अगले अपने रेंज, ठीक है, किसकी कितनी रेंज होती है, जैसे कि इसका कोरिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, कोरिलेशन की रेंज क्या होती है।
अगर रेंज से क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली आंसर से आपके कोरिलेशन की रेंज ही पूछेगा हो, क्योंकि मैंने तो आज तक क्वेश्चन देखा है तो इसका ही देखा है मोस्टली ना। तो आपको इसकी याद रखनी है -1 से +1। कितनी सिंपल है, -1 से +1, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। डिग्रेशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और टी टेस्ट की, इन तीनों की -∞ से +∞। रेंज इनकी याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी की, मल्टीपल कोरिलेशन की 0 से 1, ठीक है। कोरिलेशन की -1 से +1 है, लेकिन जो अपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी 0 से +1 है, ठीक है। 0 से 1 के बीच रेंज रहती है। काय स्क्वायर टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन और एफ टेस्ट की 0 से ∞ है, और स्क्यूनेस की तो अपने -3 से +3 है। स्क्यूनेस की तो आपको याद हो ही जाएगी, क्योंकि अपन आगे स्क्यूनेस डिटेल में पढ़ेंगे। कोरिलेशन की आपको याद रखनी है -1 से +1, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की याद रखनी है 0 से 1, और अपने रिग्रेशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, टी टेस्ट की -∞ से +∞, क्योंकि रिग्रेशन की याद रखना आपको ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -∞ से +∞। काय स्क्वायर टेस्ट की, एफ टेस्ट की और स्टैंडर्ड डेविएशन की याद रही जाएगी 0 से ∞, और स्क्यूनेस की -3 से +3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूलास है, ठीक है। ये डिजाइन की फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। आगे अपन एक एक पढ़ेंगे डिजाइन सारी की सारी। यहाँ मैंने फॉर्मूला एक्चुअली मेंशन किया है क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में चीजें दे रखी है ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। तो डिटेल पढ़ने से पहले अपन वहां से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पहले अपन उनको देख लेते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें आगे ही मेंशन कर दी। तो सीआरडी का फॉर्मूला होता है T(r-1), ठीक है। टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट, टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। आगे मैं बताऊंगा आपको ट्रीटमेंट क्या होता है। सॉरी, आर का मतलब होता है रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन क्या है, ये एक प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। अपन आगे पढ़ेंगे तीनों को, 3 प्रिंसिपल होते हैं, तीनों पढ़ेंगे अपने, ठीक है। इनका मतलब ये होता है, आरबीडी का फॉर्मूला क्या होता है, T-1 R-1। एलएचडी का, लेटिन स्क्वायर डिजाइन का फॉर्मूला होता है N-1 N-2, ठीक है। एसपीडी का होता है M S-1 R-1, ठीक है। ये M क्या होता है, S-1 क्या होता है, R-1 क्या होता है, सारा आपको डिजाइन पढ़ोगे आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। ये मेन प्लॉट सब प्लॉट होते हैं, आगे आप पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा। अपन आगे चलेंगे, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो आप, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला कई बार पूछता हो और आपको मतलब वो देता है। जैसे उसने दिया एग्जाम्पल, मान लो उसने बोला कि आरबीडी के लिए उसने दे दिया अपने ट्रीटमेंट दे दी उसने 5 और रिप्लीकेशन दे दी उसने 4, कुछ भी मान लो आप, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो 5-1 4-1 कितना हो गया, 4 × 3 = 12, ऐसे पूछता हो, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखे तो ये फॉर्मूला से निकलते हैं सीधे। ये एसपीडी, ये स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन होती है एसआरपीडी, ठीक है। इसमें A-1 B-1 C-1 अगर 2 ट्रीटमेंट हो तो, ठीक है, और 3 ट्रीटमेंट हो तो AB C-1 R-1 ब्रैकेट में, ठीक है। ये फॉर्मूले, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि अपने स्टैटिक से रिलेटेड है। पहला कौन सा है, IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अपने न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, ठीक है। इसका जो नाम है, अभी तो नाम इसका ये IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहले इसका नाम अलग था, तो इसका नाम चेंज हुआ था 1978 में, ये याद रखना अपन को। फिर एक ISI है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में, इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931। किसने की थी, PC
मेलानोबिस। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। फादर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। ठीक है, अपन पढ़ के आए यहाँ पे। फिर अपने एक होता है वर्ल्ड एस्थेटिक डे। कब बनाया गया जाता है? 20 अक्टूबर को पहली बार बनाया गया था, ये 2010 में। ठीक है, एक होता है नेशनल एस्थेटिक्स डे। कब बनाया जाता है? ये 29 जून को। एग्रीकल्चर एस्थेटिक एट ए ग्लैंस, ये एक बुक होती है जो हर साल पब्लिश होती है ना, पब्लिश एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जो अपनी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है वो इसको पब्लिश करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस, इसमें एग्रीकल्चर के सारे डाटा होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अब अपन जो स्टडी होती है, ठीक है, उसकी दो तरह से अपन स्टडी करते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर की तरह अपन स्टडी कर रहे हैं तो एज ए मेथड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जेड टेट टी टेस्ट वगैरह इसमें आ जाता है। तो अपन उसको प्लूरल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए डेटा यूज करते हैं जिसमें अपन फैक्ट्स और फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स की कुछ स्टेजेस होती है। कौन कौन सी होती है? पहले अपन कलेक्शन करते हैं, अपन आगे डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने। अपन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकृत करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये टेबुलेशन ऑफ डेटा। जब अपन डेटा को टेबल में प्रेजेंट करते हैं ना, उसकी फर्स्ट स्टेप है। अपन डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और समराइजेशन ऑफ डेटा, दोनों की फर्स्ट स्टेप ये होती है। ठीक है, फिर होता है प्रेजेंटेशन। एनालिसिस में अपन कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन करना होता है। फिर टेबल में प्रेजेंट करते हैं उसको, और बाद में उसको इंटरप्रेट करके उसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, जो भी अपना होता है। ठीक है, सारे स्टेजेस है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? टेबुलेशन की या समराइजेशन ऑफ डाटा की पहली स्टेप कौन सी है? तो होती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट स्टेप अपने क्या होती है? इंटरप्रिटेशन, फाइनल रिजल्ट निकालना उससे, डेटा से। उसको स्क्रीनशॉट लो आप, आगे चलते हैं अपन। चलें आगे। स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या होता है? टू कलेक्ट या प्रेजेंट ऑल फैक्ट्स, टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टू प्रोवाइड टेक्निक फॉर कंपैरिजन। ठीक है, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब अपन पुराने डेटा को लेके, नए डेटा को लेके उसे अपन भविष्यवाणी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि आगे अपने जो कंडीशन है वो अपने फेवरेबल होगी या फेवरेबल नहीं होगी अपने लिए। ठीक है, दोनों चीजें अपन फोरकास्ट के अंदर उसको पता लगाते हैं। ठीक है, फिर जो अपने फैक्ट्स डेटा होता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, सारा अपन इससे कर पाते हैं। इसका रोल क्या होता है? मार्केटिंग में होता है, प्रोडक्शन में होता है, फाइनेंस में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से ना, नॉर्मल चीजें आपको याद रहती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। पहली लिमिटेशन क्या है? स्टैटिक डील ओनली विथ क्वांटिटेटिव डेटा। मैंने आपको बताया अपन सिर्फ क्वांटिटेटिव जिसकी गणना की जा सकती है उसका ही अपन इसमें स्टैटिस डील करती है उसमें। ठीक है, इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, ये ग्रुप में डील करती है, समूह में। समूह के डेटा होते हैं ना, मतलब मान लो आपको दे रखा है ये एग्जाम्पल, मान लो आपको दे रखा है 10, तो आप 10 से क्या निकालोगे? ये एक संख्या से आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हो क्या? जब तक आपके पास 10, 11, 12 मतलब कुछ भी नहीं दे रखा हो,
मतलब कुछ भी 2-3 डेटा दे रखे हो ना, संख्या दे रखी हो, तब तो आप कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे इससे। पर आप एक संख्या दे दी 10 या फिर दे दी आपको 12, इससे क्या निकलेगा आपका? कुछ निकलेगा नहीं। तो इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है, एक ग्रुप में ही डील करती है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। रिजल्ट आर ट्रूली बेस्ड ऑन एन एवरेज। इसका मतलब है जैसे आपको संख्या दे रखी है 10, 5, 15, सॉरी एक सेकेंड, 5, 10, 15 और 20, 20 और 15, 35, 35 और 10, 45 और 50, 50, 1, 2, 3, 4, 50/4, ठीक है? 25/2, 12.5 आंसर आ गया। तो ये एवरेज पे करती है, एवरेज पे डील करती है, मतलब इसका यही है, इट डील्स ओनली ऑन एन एवरेज। अपने एवरेज निकला उस पर डील करेगी। सिंगल वैल्यू पे, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू मतलब नहीं, उनका एवरेज जो निकलता है उसको अपन को पता लगता है इससे। इट कैन बी मिस यूज, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? मिस यूज हो सकता है इसका। इट डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। ये पूरी, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 2, फिर दे रखी है 5, फिर दे रखी है 8, फिर दे रखी है 25, फिर दे रखी है 40, तो ये पूरा डेटा अपन को पता नहीं लगेगा। अपन को इसका जो आंसर आएगा वो अपन को पता लगेगा कि इसका आंसर क्या है, इनका एवरेज क्या है, पूरी स्टोरी पता नहीं लगेगी अपन को इससे, ठीक है? वही चीज है इसका मतलब। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिक्स रिक्वायर्ड आई स्किल। सिंपल बात है, स्टैटिक्स एक टिपिकल सब्जेक्ट है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता, हर कोई इससे आंसर निकाल नहीं पाता। जिसको नॉलेज है, वही जो प्रोफेशनल है, वही इससे कुछ ना कुछ आंसर निकाल पाते हैं। तो हर किसी को समझना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो इसका मतलब है। तो आई होप आपको सारी लिमिटेशन क्लियर होगी। लिमिटेशन सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था पहले ही। पर्पस वगैरह पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिमिटेशन याद रखनी पड़ेगी आपको सारी की सारी, ठीक है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ये आपको सारी सारी लिमिटेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? आया समझ में? ठीक है, आगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? पैरामीटर क्या होते हैं, स्टैटिक्स क्या होती है, बायोमेट्री क्या होती है, स्टैटिकल मेथड क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारा अपन इसमें समझने वाले हैं, ठीक है? पैरामीटर क्या होता है? एनी क्वांटिटी विच वर्कआउट फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर, ठीक है? जो भी अपन पॉपुलेशन से कोई क्वांटिटी निकाल रहे हैं, जैसे मान लो पॉपुलेशन दे रखी है 100 की, 100 से अपन ने कोई भी चीज ली, ठीक है? एक सैंपल कुछ ले लिया, सैंपल ले लिया, तो अपन ये हो गया पैरामीटर। स्टैटिक क्या होती है? जब अपन सैंपल से कुछ ना चीज रिजल्ट निकालते हैं। एनी क्वांटिटी विच वर्कआउट फ्रॉम सैंपल इज नॉन स्टैटिक। पॉपुलेशन से निकाला पैरामीटर, पी से पी याद रख सकते हो आप, पॉपुलेशन से पैरामीटर मतलब, ठीक है? स्टैटिक्स सैंपल से स्टैटिक्स, ऐसे आप याद रख सकते हो। बायोमेट्री क्या होती है? जब अपन स्टैटिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपन लिविंग थिंग में, ऑर्गेनिज्म में अपन अप्लाई करते हैं, तो उसको बायोमेट्री बोलते हैं, ठीक है? जो लिविंग जैविक जो प्राणी होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। स्टैटिकल मेथड क्या होते हैं? जो भी मेथड अपन यूज कर रहे हैं स्टैटिकल रिजल्ट निकालने के लिए, सारे स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है? qualitative characters of an individual which show variability is known as attributes. Example, color of flower, color of skin, जो भी होता है, कलर जो भी होता है ये क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक विच शो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब कोई भी जो डेटा है, जैसे मान लो अपने उपज है, यील्ड है, अपने एक बार 25 क्विंटल होगी, एक बार 30 क्विंटल होगी, एक बार 35 होगी और एक बार अपने 20 क्विंटल हुई, तो सब में समानता नहीं है, अलग अलग उपज हो रही है अपनी, तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएबिलिटी, ठीक है? वही इसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। दिस क्रिएट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, इसके दो टाइप होते हैं। डिस्क्रीट क्या होते हैं? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। डिस्क्रीट का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसकी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार होंगे, पांच होंगे, 50 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, कितने भी होंगे, पर ऐसे नंबर्स में होंगे ना। और कंटिन्यूअस में क्या होती है? एक लिमिट होती है, जैसे एक से लेके
दो के बीच सारी रेंज जितनी भी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, दो, ये सारी रेंज होती है ना, कंटिन्यूस होती है, ठीक है। ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। दिस क्रिएट मतलब होता है कैरेक्टर विच टेक ओनली इंटीजर वैल्यू या होल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है ना। दे आर देयर इज डेफिनेट गैप, एक और दो के बीच में एक पर्टिकुलर गैप है ना, उसको ही बोलते हैं अपन डिस्क्रिएट। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? क्वांटिटी विच टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज, जैसे एक से दो के बीच की सारी रेंज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.5, 1.6 सारी की सारी रेंज है, ठीक है। 1.01 भी हो सकती है, 1.02, फिर ऐसे करके पूरी चलेगी। रेंज कुछ भी आ सकती है ना, तो सारी सारी अपने कॉन्टिन्यूस है। वेरिएट क्या होता है? एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको वेरिएट बोलते हैं। एक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को उसको वेरियस बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। ये मैंने आपको कहा था, अपन पढ़ेंगे डेटा को अपन रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, सारा अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ डेटा, डायग्राम के थ्रू अपन बार डायग्राम होते हैं, सारे बार डायग्राम के टाइप है ना, सिंपल सा बार डायग्राम, और ये पाई चार्ट, पिक्टोग्राम, स्टैटिकल मैप। यहाँ पे आप देख रहे हो बार डायग्राम इस तरह के होते हैं, ठीक है। कई बार अपन से इसका पाई चार्ट का पूछता है, ये सर्कुलर डायग्राम होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सारे सारे डायग्राम के टाइप है। बार डायग्राम होगा, या फिर अपने पाई चार्ट हो गया, पिक्टोग्राम हो गया, स्टैटिकल मैप, कार्टोग्राम वगैरह सारे अपने बार डायग्राम्स होते हैं, आपको याद, सॉरी, डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। हिस्टोग्राम याद रखना, हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है, अपने आगे आएगा, इसमें नहीं हिस्टोग्राम। आप सोचो यहाँ पे जो नाम दे रखे ना, वही चीज ये होते हैं डायग्राम्स, हिस्टोग्राम अलग चीज है, अपन आगे समझेंगे। ग्राफिकल, ग्राफिकल में आता है हिस्टोग्राम, मैंने आपको कहा था हिस्टोग्राम ग्राफिकल है। और बार चार्ट और ये पाई चार्ट वगैरह ये डायग्राम है। ग्राफिकल में हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बार डायग्राम होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, पॉलीग्राफ होते हैं, ये 1D होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं। हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये जो स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, पाई डायग्राम होते हैं, और हिस्टोग्राम होते हैं। ये 2D होते हैं। 3D में क्या आता है? 3D में अपने आता है क्या? क्यूब आता है, सिलेंडर सिलेंडर आता है, स्फेरिकल डायग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये 3D होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। डेटा, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टैटिक डेटा पे डील करती है, ठीक है, अपन शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो डेटा क्या होता है अपन देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव फिगर्स को डेटा बोलते हैं, ठीक है। डेटा के टाइप अपन अब पढ़ेंगे। डेटा के टाइप क्या क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शन, पूल डेटा, पैनल डेटा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर आगे चलते अपन एक एक करके पढ़ेंगे। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं, पूल डेटा क्या होते हैं, पैनल डेटा क्या होते हैं, ठीक है। चले आगे। जो अपने टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ छोड़ तो नहीं गया ना, पहले देख लेते हैं। हाँ ओके, पहले टाइम सीरीज है। जो अपने टाइम सीरीज डेटा होता है ना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे मान लो आप, ये वीट है, ठीक है, इसकी यील्ड दे रखी है अपन को, वीट यील्ड की, ऐसा एग्जांपल मान लो आप, है ना।
तो 2010 में कितनी थी? 15 कुंटल मान लो, 2011 में 16 कुंटल, 2012 में 13 कुंटल, 2013 में 18 कुंटल। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का अपन अलग अलग टाइम पीरियड पे, ठीक है, उस पर अपन उसका डेटा लेते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपन डेटा ले रहे हैं, एक साल, 2 साल, 3 साल, है ना, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। एग्जाम्पल वीट का लेके आप लिख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको सारा यहाँ पे समझ में आए। 2010, 2011, 2012, 2013, इसी तरह से अपन कंटिन्यू चलते हैं टाइम सीरीज में। एक और होता है अपने क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा क्या होता है? टाइम पीरियड एक ही रहेगा, एक ही पर्टिकुलर ईयर में अपन डेटा लेंगे, लेकिन अलग अलग कमोडिटी के लेंगे। जैसे मान लो ये हो गया अपने राइस के लिए, ये हो गया अपने व्हीट के लिए, ये अपने आप मेज मान लो, ठीक है। जैसे अपने 3 कमोडिटी डाटा लिया 2024 का, 15 टन, 20 टन, 25 टन, जो भी डाटा अपने पास आया, ठीक है। ये यील्ड का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। इस तरह से अलग अलग कमोडिटी का अपन एक ही टाइम पीरियड में लेंगे, उसको अपन बोलते हैं क्रॉस सेक्शन डेटा। अलग अलग एक ही कमोडिटी का अलग अलग टाइम पीरियड में लेंगे, अलग अलग ईयर में, उसको अपन बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। 2 डेटा आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। पूल्ड डेटा। पूल डेटा क्या होता है? यहाँ पे देखो आप, व्हीट, राइस, है ना, और ये मेज, 3 कमोडिटी है और ईयर भी अलग अलग है ना, ठीक है। 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग ईयर में अपन डेटा लिया है, उसको अपन बोलते हैं पूल डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज हो गया, होल्ड हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, 3 डेटा अपने कवर हो चुके हैं। आगे चलते हैं ना, क्योंकि अपन को लगभग सारा सिलेबस कवर करना है, लगभग क्या सारा ही करना है अपन को, तो अपन इतना धीरे चलेंगे तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैराथन क्लास है ना। पैनल डाटा क्या होते हैं? ये अपने रिसर्च में यूज होते हैं मोस्टली ना, रिसर्च के टाइम। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेज पे अपन काउंट करते हैं। 20 दिन में उसका टोमेटो का डेटा अपन ने 10 लिया, 10 मान लो, 10 प्लांट हो गए, कुछ भी हो गया, 10 प्लांट का डेटा लिया, मतलब कुछ भी मान लो, जैसे आप, ठीक है, 21वें दिन अपने लिया, उसका 10.1 हो गया, 22वें दिन 10.8 मान लो आप, है ना, सेंटीमीटर में मान लो, किसी में 8 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल आपके कुछ भी मान लो वहाँ पे, पर इस तरह से अपन डेटा लेते हैं, ठीक है, अलग अलग दिन पे डेटा लेते हैं, एक एक दिन के गैप पे। जैसा कि मेरी रिसर्च थी, मेरी रिसर्च फॉल आर्मी वॉर्म पे थी, तो मैं वहाँ पे हर 5 दिन के अंदर डेटा कलेक्ट कर रहा कि जो फॉल आर्मी वॉर्म है पर प्लांट पे कितने पाए गए। जैसे मान लो पहले दिन वो उनकी संख्या एक प्लांट पे 0 थी, फिर मैंने लिया अगले 5 दिन के बाद कितनी होगी, 5 दिन के बाद 2 होगी, फिर 10 दिन पे उनकी संख्या 5 होगी। इस तरह से मैंने डेटा लिए थे एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, ऐसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर, तो वो पैनल डेटा होता है, ठीक है। अपन रिसर्च में यूज करते हैं इसको। डेटा सोर्स मतलब वो प्राइमरी सेकेंड डाटा होते हैं ना, उनके बारे में अपन आगे आगे इसमें दे रखा है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स का होता है, मान लो अभी आप हो, आपको डेटा लेना है, तो आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप डायरेक्टली उस व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति जाके आप डेटा उससे पूछ सकते हो। जैसे मान लो आपको बोला है कि आपको गाँव में जाना है और किसान से पूछना है कि उनकी इस बार गेहूं की उपज कितनी हुई, तो आप जाओगे, आप उनसे पूछोगे आपकी उपज कितनी हुई। सब किसान जो 10 किसान लेने अपन, तो उनसे आप डायरेक्टली बातें करोगे, उनसे आप इंफॉर्मेशन लोगे, तो प्राइमरी हो गया। एक होता है जैसे मैं गया गाँव में, मैंने पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया और अपनी रिसर्च पूरी कर ली, फिर आप क्या हो गया, आप मेरी रिसर्च को देखोगे, उसमें मैनिपुलेट करके आप उससे रिजल्ट निकालोगे, तो सेकंड डेटा हो गया। मतलब आप डायरेक्टली आपने काम नहीं किया, आपने मेरे जो डेटा है उनको भी दोबारा एनालिसिस किया, उनमें कोई मिस्टेक लगी तो आपने उसको सही करके अपना डेटा निकाल लिया, उसको बोलते हैं सेकंड डेटा। प्राइमरी में क्या हो गया, सर्वे वगैरह करते हैं, सेंसस होते हैं, गणनाएं होती हैं, क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के, पर्सनल इंटरव्यू करके, सारे प्राइमरी डेटा में आ जाता है। सेकेंडरी में क्या हुआ, इंटरनल सोर्स, इंटरनेट से अपन ने कुछ ले लिया, एक्सटर्नल सोर्स जैसे डाटा अवेलेबल हो गया इंटरनेट पे, सारे के सारे अपने हो सकते हैं, ठीक है। कोई बुक है, कोई बुक में डेटा दे रखा है, तो अपन ने उस बुक से डेटा ले लिया,
इंटरनेट से डाटा ले लिया अपन ने, ठीक है, किसी और की रिसर्च से डाटा ले लिया, सारे डाटा सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द मैनर इन विच द फ्रीक्वेंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी अपन दे रखी है 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे रखा है अपन को, तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ आइटम्स एंड इंडिविजुअल अकरिंग इन ईच क्लास, ठीक है। आप आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी पूरी समझ में आएगी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लास लिमिट क्या होती है, इट इज द लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये अपन को कुछ फ्रीक्वेंसीज का दे रखा है। तो लोअर लिमिट माइनस सॉरी हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, 10 माइनस 5 इजिकल टू 5, ठीक है। ये हो गया क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल क्या होता है, द विड्थ ऑफ द क्लास दैट इज द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये अपने 5 जो अपना है, ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। क्लास लिमिट के जैसे मान लो इसको हटाओ एक बार, एग्जाम्पल ले लो। अपन दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये 5 और 10, ये हायर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये तो अपनी होगी लिमिट। अभी इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 5, ये अपना हो गया इंटरवल, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का अपन ने 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 25 डिवाइड बटा 2, ये अपना गया 12.5, तो 12.5 इसका होगा मिड पॉइंट, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, CF ऑफ ईच क्लास इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज एडिंग द फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं, आगे अपन आगे समझाता हूँ मैं आपको CF क्या होती है, ठीक है। CF में अपन जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, उनको ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे चलते हैं। जैसे CF है, मान लो ये अपन को दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। CF में क्या होगा, अपन इनको ऐड करते हुए चलेंगे। दो टाइप की होती है, लेस देन और मोर देन। लेस देन में क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को 15 20 25 दे रखी है, तो जो 15 से 20 जो एज ग्रुप है, उसमें 15 से कम कितने होंगे, ठीक है। मतलब 15 से 20 एज ग्रुप है, तो आपको निकालनी है लेस देन टाइप वाली। तो 20 से कम कितने हैं, 20 से कम सिर्फ 15 ही हो सकते हैं ना, 15 से 20 के जो फ्रिक्वेंसी है 15 है, तो 20 से कम 15 ही हो सकते हैं। 25, 20 से 25 के बीच में 20 है, तो 20 25 से कम कितने होंगे, ये तो 15 प्लस ये 20 35, ठीक है। तो अपन से पूछेगा वो 25 से 30 जो क्लास इंटरवल है, उसमें 30 से कम कितने होंगे, ठीक है। तो 30 से कम कितने होंगे, 30 से कम ये भी सब सारे 30 से कम है, तो ये 15 20 25 तीनों को ऐड कर देंगे 60 आ जाएगा। फिर 35 से कम कितने होंगे, 35 से कम अपने ये सारे 35 से कम है, ठीक है। तो ये आ गया अपने 95। मोर देन में क्या होता है, अपने पूछता है कि 15 से ज्यादा कितने हैं, तो 15 ज्यादा सारे 15 ज्यादा है, ये सारे के सारे, तो सारे अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 95 यहाँ पे जाएगा। फिर पूछेगा 20 से ज्यादा कितने हैं, 20 से ज्यादा अपने ये तीनों 20 से ज्यादा है, ठीक है, ये यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर पूछेगा 25 ज्यादा कितने हैं, 25 ज्यादा अपने पास ये है 25 प्लस 35, ठीक है। और 35 ज्यादा, 35 ज्यादा सिर्फ 35 हो सकते हैं, ठीक है। यही है, ये चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, लेस देन टाइप में सम नीचे आता है, मॉडर्न टाइप में सम ऊपर आता है, ठीक है। ये 95 है, ये सम होता है ना, आपको कभी क्रॉस चेक करना हो कि आपने जो निकाला वो गलत है सही है, तो इन सबको ऐड करो, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, 25 और 20 कितने हो गए, 35, 35 और 35 70, 70 और 25 95 हो गया ना। तो ये जो 95 है इनका सम, ये ये और ये सब इक्वली आने वाले हैं। अगर आपका ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ये और ये या फिर ये और ये, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है CF का, आपने कोई गलती नहीं करी।
डेटा छोटा है इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 4 डेटा है। डेटा कई बार 15-20 नंबर्स तक होते हैं ना, तो उसमें आपको बस ये चेक करना है कि जो आपने सम किया वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें इसमें देखी जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। मैंने कहा था आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अपन आगे समझेंगे। तो जिस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट है ना, जैसे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दो टाइप के ग्रुप होते हैं अपने, ये अलग अलग है ना, यहाँ से अलग है, ये अलग अलग है, दोनों दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो ये इसके जो हायर क्लास होती है इस लिमिट, और इसकी जो लोअर क्लास होती है, दोनों इक्वल होती है। सॉरी, ठीक है। इसका 30, इसकी 30, इसकी 30 मैच कर रही है, इसका 40, इसका 40 मैच कर रहा है, दोनों इस तरह से चलते हुए, ये होती है एक्सक्लूसिव, मतलब वो क्लास को एक्सक्लूड करती है, ठीक है। इंक्लूसिव में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, देखो दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये होते हैं इंक्लूसिव, ठीक है। अपन कभी भी आगे मेन मोड मीडियन निकालते हैं ना, तो उसमें अपन एक्सक्लूसिव यूज करते हैं। इंक्लूसिव को अपन को इसमें कन्वर्ट करना होता है। अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, इसमें करोगे 0.5 माइनस, मतलब जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, उनको अपन लेते हैं। जैसे 1 लिया अपन ने, 1 का आधा क्या होता है, 1/2 0.5, तो आप 0.5 इसमें माइनस करोगे और इसमें ऐड करोगे। जैसे मान लो आपने किया, तो आपने आया आपके 10.5, सॉरी इसमें किया तो आपके आया 9.5, इसमें किया तो 19.5, इस तरह से 20 में माइनस किया तो 19.5, इसमें किया तो 29.5। इस तरफ माइनस करना है, इस तरफ प्लस करना है अपन को, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, ठीक है, उसको इधर इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। तो आपकी जो सीरीज है देखो, आप इस तरह से कन्वर्ट होती जा रही है, इस तरह से आगे अपन आगे चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा 30 है ना, 30 में से माइनस किया 29.5, इधर प्लस किया 39.5, इधर भी 39.5, इधर 49.5, तो दिख रहा है आपको, ये इंक्लूसिव अपन ने एक्सक्लूसिव में बदल दी। तो उसके बाद अपन मोड मीडियन वगैरह निकालते हैं, इससे ना आगे अपन समझ लेंगे, बस समझने का तरीका है, ठीक है। इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 20 माइनस 19 कितना हो गया, एक बचा। अब एक का आधा करना है, एवरेज लेना है 0.5, ठीक है, या फिर यूँ भी कर सकते हो आप ऐसे करके, तो आंसर आएगा 0.5। तो इधर 0.5 माइनस करना है, इधर 0.5 ऐड करना है, तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये अपने ये ग्रुप की थी, तो डाटा ग्रुप में दे रखे हो इस तरह से, और डेटा अनग्रुप दे रखे हो तो इस तरह से, नम सिंपल है, तो ये करेक्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कुछ नहीं करना है इसमें ना। ये अपनी कुछ प्ले लिस्ट है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लोगों ने और भी क्लासेस रिकॉर्ड की हुई है, तो ये अपनी प्ले लिस्ट है, आप इसको विजिट कर सकते हो, आप क्लासेस देख सकते हो। आपको डेटा क्लासेस चाहिए, डेटा क्लास अपने कर रखी है। आपको हॉर्टिकल्चर की चाहिए, अपने हॉर्टिकल्चर ही कर रखी है। आपको एग्रीकल्चर की चाहिए, जनरल एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर, उसकी कर रखी है। ये सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, कि क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन और भी डाले हुए हमने, एलपीए में क्लास है, जेट के पुराने पेपर्स हैं, जो बच्चे जेट के हैं मतलब वो देख सकते हैं, देखना चाहे तो, ठीक है। 11th एग्रीकल्चर हम लोग चला रहे हैं अभी,
एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी आपको रिवाइज किया, पूरी एनसीईआरटी के हर चैप्टर आपको एनसीईआरटी की तरह ही पढ़ाई जा रहे हैं। ये जेट के आप जो स्टूडेंट जेट के हैं है ना, वो देख सकते हैं हम लोगों ने जेट का पूरा रिजल्ट लिया काउंसलिंग तक, आपको किस तरह से कॉलेज बननी है, किस तरह से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, सारा कुछ हम लोग आपको कवर करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के भी दे रहे हैं कि आपको किस तरह से कॉलेजेस फिल करनी है ना, सारा कुछ हम लोग आपको चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चैनल को मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी छोटे भाई बहन है जो जेट में, उनको आप क्लास का लिंक शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि वो भी लोग, उनको दिक्कत आ रही है जेट से रिलेटेड कुछ, तो हमसे जुड़ सके और उनको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है। अपन स्टार्ट करने वाला है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार 5 मिनट का रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ से एक बार अपन देख लेते हैं 5 मिनट में सारा के सारा जल्दी जल्दी। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स आर्ट एंड साइंस है, जिसके अंदर अपन डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं। डेटा क्या होता है? डेटा को होता है क्वांटिटेटिव फिगर्स होते हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स हो गए, रेनफॉल वगैरह कितनी हो रही है एरिया में, क्रॉप का पर्टिकुलर क्रॉप का एरिया कितना है। ठीक है। स्टडीज क्या होती है? दो टाइप की होती है, अपन स्टडी दो टाइप की करते हैं, अप्लाइड स्टडीज, थ्योरेटिकल स्टडीज। अप्लाइड में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, दोनों टाइप की होती है। डिस्क्रिप्टिव में अपन मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टर वगैरह यूज करते हैं, इन्फ्रेंशियल में अपन टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। स्टैटिक्स वर्ड, तीन तरह के वर्ड्स है, लैंग्वेज अपन ने इसको वर्ड्स को लिया है। एक होता है लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेटो, जर्मन वर्ड स्टैटिक, तीनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है। स्टैटिक जो वर्ड है वो अपन गॉडफ्राइड ने दिया था, जो कि ये एक्सपर्ट थे लॉ ऑफ पॉलिटिक्स का। ठीक है। फादर होते हैं अपने इसके आर फिशर है, वाइटल स्टैटिक्स के फादर सर जॉन ग्रांट है। ठीक है। इंडिया में अपने पीसी मेलानोबिस है, और मॉडर्न स्टैटिक्स के कार्ल पियर्सन है। ठीक है। इनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है? आर एफ ने अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दी थी, एनोवा वेरिएंस एफ जेड दिया था। कार्ल पियर्सन ने स्क्विनेस कोटोसिस कोरिलेशन दिया अपने मेन मोन मीडियन के बीच में, उन्होंने रिलेशनशिप दर्शाया। अपने गैल्टन ने रिग्रेशन दिया था, गोसेट ने टी टेस्ट दिया था, नीमान पियर्सन ने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया, बर्नौली ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एच डी पॉइजन ने पॉइजन टेस्ट दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोवरे ने दिया, स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया। ठीक है। रेंज क्या है? कोरिलेशन की -1 से +1 होती है, इंपॉर्टेंट है सारा के सारा। ठीक है। रिग्रेशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, टी डिस्ट्रीब्यूशन की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी की 0 से 1, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह की 0 से इन्फिनिटी, स्क्विनेस की -3 से +3। ये कुछ फॉर्मूले अपन ने देखे सीआरडी के, आरबीडी के, एलएचडी के। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट से। ठीक है। ISRI कहाँ पे था? ISI कहाँ पे? कोलकाता में। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली बार अपन ने 2010 में बनाया था उसको। ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है, और ये एक बुक है एग्रीकल्चर स्टैटिक एट ए ग्लैंस, जो कि अपने एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री से पब्लिश होती है हर साल। दो दो तरह से अपन स्टडी करते हैं, सिंगुलर प्लूरल अपन देख चुके हैं। ठीक है। इसकी लिमिटेशन अपन पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन क्या होती है इसकी? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, बार डायग्राम्स वगैरह होते हैं, पिक्टोग्राम, पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डायग्राम होता है। ठीक है। ये ग्राफिकल में अपने हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। ये 1D 2D 3D अपन देख चुके हैं। डेटा के टाइप, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पूल्ड क्या होता है, पैनल क्या होता है, अपन देख चुके हैं। टाइम सीरीज में अपन एक ही कमोडिटी के अलग अलग टाइम पीरियड पर डेटा लेते हैं। क्रॉस सेक्शन में अपन डिफरेंट कमोडिटी के अपन एक ही टाइम पीरियड पर डेटा लेते हैं सेम टाइम पे।
फोल्ड में अपन क्या होते हैं, कमोडिटी भी अलग होती है, टाइम पीरियड भी अलग अलग होते हैं, सबके डेटा लेते हैं। पैनल में क्या होता है, अपन रिसर्च में यूज करते हैं, एक एक दो तीन दिन के गैप पे डेटा लेते हैं। डेटा सोर्स प्राइमरी सेकेंडरी अपन पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीएफ अपन देख चुके हैं, सीएफ क्या होती है। सीएफ के दो टाइप, फ्रीक्वेंसी के दो टाइप, ग्रुप और ग्रुप और अनग्रुप अपन देख चुके हैं। ग्रुप में अपन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब चीजें है ना। तो ये आपके बेसिक जो स्टैटिक्स थी वो कवर हो चुकी है। अपन अब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। मतलब अपना एक टॉपिक कवर, दो टॉपिक कवर चुके हैं, अब अपन को सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। ये एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्रुप को। जैसे आप अपने गांव का सरपंच होता है, पूरे गांव, पूरी पंचायत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह अपने जो एमएलए होते हैं उस एरिया को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी होते हैं उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरह से ये होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी इज सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑल सीरीज, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू है जो कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर देती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक सिंगल वैल्यू रहते हैं अपन जो कि पूरे डेटा को, अपन को पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, दो अलग अलग सीरीज को अपन कंपेयर कर चुके हैं। जैसे मान लो ए सीरीज है, बी सीरीज है, इसका कुछ भी डेटा रखा अपन को एक्स 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 वन एक्स टू एक्स थ्री, इसका आ गया अपना समेशन एक्स कुछ आ गया, इसका जरा अपन को वाई वन वाई टू वाई थ्री समेशन वाई कुछ आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर चुके हैं अपन, इसलिए अपन सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। कैरेक्टर क्या है, ये रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एमनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब इसमें आगे प्लस माइनस कुछ भी करा जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, पर इसमें कोई भी मैथमेटिक्स चीजें अपन यूज नहीं कर सकते, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए इसका, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब वो आपको कि हर ऑब्जर्व हर डेटा पे बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने कुछ डेटा दे रखा है एक दो, उसके ऊपर ये पूरा आंसर आ जाए। जितने भी सीरीज में डेटा है सबके ऊपर बेस होना चाहिए इसका, ठीक है। इट शुड बी एमनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। तो सैंपल्स, मान लो ये पॉपुलेशन है, अपन ने एक सैंपल यहाँ से लिया, ठीक है, तो अपना आंसर कुछ आया। फिर अपन ने यहाँ से लिया तो अपना आंसर कुछ और आया, फिर अपन ने यहाँ से लिया तो अपना आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अपन चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, कैसे भी लें, अपना आंसर वही आना चाहिए जो अपन ने एक जगह से लिया है, ताकि तभी ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाएगी। ऐसा नहीं है कहीं सैंपल अलग आंसर आ रहा है, कुछ सैंपल अलग आंसर आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब इस लाइन का। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे मान लो कोई डेटा में अपन को 5, 10, 15 और 50 दे रखा है, तो अब इसका जो एवरेज आएगा आपको पता है, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 50 और 30, 80, 1, 2, 3, 4, 4 कितना हो गया 48, आंसर आया 20। तो इसका जो मीडियन आया, मीडियन सॉरी मिड मिड वैल्यू जिसकी आई मिड, इसका जो मीन आया वो 20 आया, ठीक है, 20 आया। अब 20 और 5 में कितना अंतर है, अब 20 और 50 में कितना अंतर है, तो इसका पूरा आंसर ही चेंज हो गया ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करे ज़्यादा। स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, फिर आगे आगे चल सकते हैं। चले आगे। दो टाइप की अपने होती है सीटी, सेंट्रल टेंडेंसी दो टाइप की होती है।
एक होती है अपने मैथमेटिकल, एक होती है अपने पोजिशनल। इसका होता है अपने गणना करके निकालते हैं आंसर। इसका होता है अपन देख के निकाल लेते हैं, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो इसमें आते हैं अपने मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल। जो मीडियन होता है, मीडियन इस सीरीज में अपने कोई वैल्यू दे रखी है 1 2 3, तो मीडियन क्या होगा इसका, ये मीडियन होगा इसका, ठीक है। 2 मोड क्या होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। मोड क्या होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। जैसे मान लो 1 2 2 3 3 3 4 1 2, तो 1 2 सॉरी 1 1 कर लेते हैं, 1 1। तो अपने जो 2 2, तो अभी इस सीरीज में देखो मोस्टली आप 1 1 1 1 अपने 3 बार आ रहा है, 2 2 2 2 2 4 बार आ रहे हैं, ठीक है। और 3 3 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम 2 आ रहे हैं, तो उसका मोड 2 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू बार बार आती हो उसको मोड बोलते हैं अपन, है ना। सीरीज में आगे अपन आगे पढ़ेंगे। क्वार्टाइल्स का होते हैं दो सीरीज को 4 भाग में डिवाइड कर सके इक्वली, है ना। जैसे 100 का क्वार्टाइल क्या होगा, 25 25 25 25, मतलब 4 क्वार्टाइल डिवाइड कर देगा। तो पहला 25 पे आएगा, दूसरा 50 75 100, इस तरह से, है ना, ठीक है। मैथमेटिकल में अपने मीन, मोड, मीडियन, सॉरी मीन आ गया, ठीक है। मीन के बाद अपने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह नहीं, ठीक है। ऐसे ले लो, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया। पोजिशनल क्या होते हैं, जो पोजिशन पर डिपेंड करते हैं, और मैथमेटिकल जो गणना करके अपन आंसर निकालते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इसको अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार से क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका सम क्या आएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 14 15, 15 इसका सम आ गया, समेशन एक्स। और एन कितने हो गए, नंबर कितने आ गए, 1 2 3 4 5, एन इजिकल टू 5। दोनों डिवाइड करेंगे 15/5, तो एक्स बार आ गया अपने 3। यही चीजें दे रखी है ना, ठीक है। यही फॉर्मूला है इसका, अपन ने देख चुके हैं। दो तरह के होते हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में तो यही फॉर्मूला है, समेशन एक अपॉन एन। और ग्रुप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अपन फ्रीक्वेंसी पढ़ के आए, जैसे दे रखा है, मैंने आगे एक बार देखता हूँ एग्जांपल दे रखा हो तो। हाँ, दे रखा है एग्जांपल ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये होता है, इसमें एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी सम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया। ये अपने अनग्रुप सॉरी ग्रुप डेटा के लिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अपने एक्स दे रखा है अपन को, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको हटाओ ये एक बार, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 18, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अपन लगाना है फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एक ही बात है, दोनों में आप कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो एफ एक्स के लिए अपन को करना होगा, एक्स को एफ से इंटू करना पड़ेगा। तो 64 को 8 से करेंगे तो अपने 512, 63 को 18 करेंगे, आंसर आएगा अपने ना। इस तरह से अपन ने इंटू किया, फिर इन सबको ऐड करेंगे तो अपने समेशन एफ एक्स आ जाएगा 3713, ठीक है। फिर अपन को निकालनी है समेशन एफ या समेशन एन, एक ही बात है ना। फ्रिक्वेंसी और एफ से भी करते हैं, एन से भी करते हैं। तो इनका समेशन क्या आएगा अपने पास, इनको जोड़ेंगे अपन 60।
तो इसको इसे डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी, समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने टेबल बना के ऑलरेडी इसलिए लाया हूँ, मैं यहाँ पे एक एक डेटा लिखता, उसको सॉल्व करके बताता आपको, तो अपना टाइम काफी लगता है, क्योंकि मैराथन क्लास है, इतना अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। और इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए आएगा भी नहीं, डायरेक्ट वो उसमें वैल्यू दे रखी हो, क्योंकि इस तरह की आपको क्वेश्चन देगा वो इतनी बड़ी वैल्यू का, तो आप वहाँ सॉल्व करते जाओ एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इतना बड़ा डेटा नहीं पूछता हुआ ना। शॉर्टकट बेटर होता है, इसका आप फॉर्मूला याद कर लो। इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने देखा अभी, डेटा कितने बड़े हैं, तो अपन डेटा को छोटा करने के लिए, वैल्यू को छोटा करने के लिए अपन शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो मान लो अपन ने क्या किया, जो ए होता है ना, ये अज्यूम्ड मीन होता है, मतलब अपन ने इसमें से कोई भी एक वैल्यू मान लिया, जैसे ये लिख रहा था यहाँ पे, ए लिख रहा था, क्योंकि मैंने ये भी सॉल्व करवा रखा था पहले, पर मैंने अभी इसलिए लेके नहीं आया, आपके लिए कोई काम का नहीं है, आपको इतना कुछ आएगा नहीं। पर अब मान लो आपने ये मान लिया अज्यूम्ड मीन 62, कुछ भी मान सकते हो आप 60 भी मान सकते हो, तो इन सबको 60 से माइनस करोगे आप, 64 माइनस 60, 63 माइनस 60, 62 माइनस 60, 61 माइनस 60, 60 माइनस 60, 59 माइनस 60, इस तरह से करोगे आप, तो आपकी वैल्यू सारी छोटी हो जाएगी ना, फिर आप उसको एफ से इंटू करके डायरेक्ट निकाल, इस तरह से निकाल सकते हो आप, इसलिए ये चीज़ें यूज होती है ना। ये फॉर्मूला है इसका, assumed mean summation f upon n into c। c का मतलब होता है width ऑफ द क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का तो एक आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा है ना, ये होती चीजें। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपसे नहीं पूछेगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशन से अपन assumed को माइनस करते हैं, ठीक है, अपना आंसर आ जाता है, इस तरह चलता है। चलो ऐसा एग्जाम्पल भी दे रखा है क्या, चलो ठीक है फिर तो। जैसे अपन को ये वैल्यू दे रखी है सारी की सारी, अपन ने 62 को assumed mean मान लिया, आप किसी को मान सकते हो, तो 62, 64 माइनस 62, 8 आ गए, 63 माइनस 62, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा तो फ्रिक्वेंसी इधर देखो, बस 64 में से 62 गए तो दो बचे, 63 में 62 गए तो एक बचे, 61 में 62 गए तो जीरो, इस तरह से अपन ने निकाला तो अपनी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अपन को इससे इंटू करेंगे एफडी निकालने के लिए, 16, 18, जीरो, -9, ये इनको समेशन करेंगे, अपना आ जाएगा ये। तो ठीक है, यहाँ पे एन अपन ने किस लिए लिया, एन होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो एन 1 है, इसलिए अपने यहाँ पे वन वन ले रखा है। तो इसकी वैल्यू 62 ये अपन ने निकाल लिया, -7 आया, इसकी वैल्यू 60 आ रखी है अपने, इंटू 1। ठीक है, आंसर अपने पास आ गया। 1 इसलिए किया, इसका फॉर्मूला होता है डी का x माइनस ए अपॉन ये वाला है, ठीक है, सी। अब सी की वैल्यू 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बाकी यहाँ पे एन होना चाहिए, सॉरी एन नहीं होना चाहिए, मतलब दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पे आना चाहिए अपने सी। सी का मतलब क्या होता है, ये रहा विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इन दोनों की विड्थ, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। चले आगे, वेटेड मीन क्या होता है, इसमें अपन वेट लेते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W1 x1 प्लस W2 x2, इस तरह से अपन चलते हैं WN xn तक, फिर क्या होता है, सबका वेट ऐड करते हैं, W1 प्लस W2 प्लस WN, इस तरह से अपन ऐड करते हैं वेट, अपना आंसर आता है वेटेड वेन का। ठीक है, किसमें यूज होता है ये, रेसो में, परसेंटेज में, रेट्स में यूज होता है। ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप मान लो कुछ भी, आपको वेट दे रखा है किसी चीज़ का, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, इस तरह से वेट दे रखा है, तो आप इस चीज़ को निकालो, इससे निकालोगे इसको ना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज।
पहली प्रॉपर्टीज क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब समेशन x माइनस एक्स बार जो होता है ना वो 0 आएगा हमेशा। जैसे मान लो आपके लिए एग्जांपल ऑब्जर्वेशन दे रखे अपन को 2 4 6 8 10, ठीक है, 4 2 6 6 से 12 12 और 8 20 और 30, ठीक है। एन क्या हो गया, नंबर 1 2 3 4 5, तो एन, ठीक है। अब आप निकालोगे x माइनस एक्स बार, तो पहले तो x बार निकालते अपन। x बार क्या होता है, समेशन x अपॉन n। समेशन x 30 दे रखा है, n कितना है, n 5 है, तो आंसर आ गया 5 6 30, तो x बार अपने आ गया 6, ये आया, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार निकालना अपन को, तो 6 में से 6 सॉरी ठीक है, तो 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6, क्या आएगा, -4 -2 0 +2 +4, तो आप इनको ऐड करो, -4 -2 0 +2 +4, 4 2 6 +6, 4 2 6 -6, 0 आ गया। वही चीज ये कह रहा है ना, जब भी अपन उनको ऐड करते हैं ना x माइनस एक्स बार को, तो अपना उसका सम हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज है, तो आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है इसको। चलते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन। उसका स्क्वायर करने पे, जैसे अपन ने इसी एग्जांपल में आप समझ लो, ठीक है। ये हटा दूं मैं, ये तो अपना हो गया ना। अब इसको कंटिन्यू करो आप, आगे ना अपन को निकालना है अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, +2 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 16, 4 0 4 16, 16 और 4 20, 20 और 20 40, तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 40 आ गया ना। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन। x माइनस एक्स बार से लिया अपन ने तो मिनिमम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे मिनिमम क्यों 40 आ रहा है, मिनिमम कैसे है, तो मिनिमम इसलिए हुआ, आप इसमें, ठीक है, इसमें आप आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अपन एक और बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपन आगे अगली वाले में कर लेते हैं ना, 2 4 6 8 10।
यहाँ समझते हैं ना। एक्स बार दे रखा अपन को, एक्स दे रखा है 2 4 6 8 10 10, ठीक है। अब अपन को इसका एक्स बार अपन ने निकाला था, एक्स बार अपने 6 आया था। अब अपन को यहाँ पर लेना है एक्स माइनस ए से, कुछ भी मान लो आप, उससे लेना है। अपन लेंगे यहाँ पे 2 से लेंगे, ठीक है, 2 से ले लो आप ना। तो 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 8 माइनस 2, 10 माइन सॉरी 10 तो अपना होता ना, अच्छा 10 माइनस 2 कितना आएगा? 2 माइनस 2 जीरो, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8, 8 और 6, ठीक है, ये आ गया। अब अपन को करना है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 16 32 और 8 8 60। अरे यार सॉरी, एक सेकेंड रुकना। 6 का स्क्वायर क्या होगा? इसको दो अच्छे समझते हैं ना। ये दे रखी है एक्स की वैल्यू 2 4 6 8 10, ठीक है। इसका अपन ने निकाला था, इसका एक्स बार अपने 6 आया था ना, तो अपन 6 के अलावा कुछ और लेते हैं, ठीक है। अपन ने लिया यहाँ पे अपन एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस से अपने पास आया, अपन ने मान लिया यहाँ पे अपन मान लेते हैं 2 को मान लेते हैं ना, 2 को अपन ने ए मान लिया। अब 2 से निकालो आप, 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 8 माइनस 2, 10 माइनस 2, कितना होगा? 0 2 4 6 और 8। अपन को करना है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, करो इसका, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, उसका 64, 36 और 64, ये तो हो गया 100, ये हो गया 20, दोनों को ऐड करेंगे 120 आएगा। इधर देखो आपने क्या रहा था, 40 आ रहा था, यहाँ 120 आया। अब आप कुछ और लोगे उसका आंसर कुछ और आएगा ना, तो ये मैक्सिमम आ रहा है अपना, मतलब ज्यादा आ रहा है उससे। मिनिमम मिनिमम किससे आएगा? जब अपन मीन से लेंगे, यही प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी लेना साथ में ना। ये अपन ने समझ लिया। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। चलते हैं आगे अब। इसके कहने का मतलब है जब आप x प्लस ए कुछ करोगे ना, तो आपका x बार भी कुछ जैसे मान लो आपको कोई भी दे रखे ऑब्जेक्शन 2 2 4 6 8, अब इसमें 2 जोड़ोगे ना, प्लस 2 2 करोगे, तो पहले अपने x बार क्या आया था 6, इस बार नया x बार आएगा अपने पास 8, ठीक है। माइनस करोगे 2 कम हो जाएगा। जब भी आप संख्या जोड़ोगे ऑब्जर्वेशन में, आपका x बार भी उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही कम होएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी होगा, आप जिस भी संख्या से इंटू करोगे उससे आपका जो x बार है वो भी इंटू हो जाएगा, और आप उसे डिवाइड करो तो आपका वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं?
अरिथमेटिक मीन के ये एवरेज यील्ड निकालने में काम आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में काम आता है। इसके मेरिट क्या होते हैं? सारे ऑब्जर्वेशन बेस है, गणना करने में आसान है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है और सैम्पलिंग से लीस्ट अफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन बेस है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ज्यादा होने से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। सब पे बेस है तो सारे ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर निकलता है। ठीक है। डीमेरिट क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट होता है। if there is a large variation in the data, the arithmetic mean become sometime meaningless। ठीक है। अगर उनमें डेटा में कुछ ज्यादा वेरिएशन, जैसे 5, 10, 50 आ गया, फिर अपने 70 आ गया, फिर अपने 100 आ गया, फिर अपने डायरेक्ट 150 आ गया, 200 आ गया, तो अगर इतना वेरिएशन होगा ना तो अपना अरिथमेटिक मीन उतना अपन को एक्यूरेट रिजल्ट दे नहीं पाएगा। ठीक है। वही चीजें ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला इसका x1 x2 x3 xn का ब्रेक अंडर रूट फिर n का मतलब क्या होता है? कितनी संख्या दे रखी है ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो अपन को 2 4 6 दे रखा है, तो 2 इंटू 4 इंटू 6, n कितने? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से निकलता है इसका ना। तो 3 4 4 टू 8 8 इंटू 6, ठीक क्या होगा? 3 अंडर रूट 8 48, इस तरह से निकलता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। इसके मेरिट क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन वजह से अफेक्टेड कम होता है सैम्पलिंग से। डीमेरिट क्या है इसकी? गणना करने में थोड़ा मुश्किल है, एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट हो जाता है इस पर। अगर एक ही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना तो उसका आंसर अपने निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालना मुश्किल नहीं निकलेगा ना। ठीक है। इसी तरह से एक ही वैल्यू 0 आ गई, अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 आ गई तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें इसके डीमेरिट है। स्क्रीनशॉट लो, पर आगे चलते हैं। इसके यूजर्स क्या है? यूजर्स इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ रेट निकालने में, चाहे वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हो, बैक्टीरिया की हो, सब में काम आता है। इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स नंबर में काम आता है निकालने में। ठीक है। इंडेक्स नंबर में काम आता है अपने। हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन अमेजन 1 अपॉन x। किसमें काम आता है? एवरेज स्पीड निकालने में काम आता है, डिस्टेंस निकालने में काम आता है एवरेज, और एवरेज रेट निकालने में काम आता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? अर्थमेटिक मीन है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। हार्मोनिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन बड़ा और इक्वल हो सकता है। ये रिलेशनशिप है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ये अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बार इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। कई सारे क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं अपने ना। इंपेरिकल अपन देखते ही आए थे अभी। इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है? जो कार्ल पेट्स ने दिया था, ये अपन देख चुके थे स्टार्टिंग में ना। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? जब अपन को डेटा दे रखा हो तो अपन उसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में जमाएंगे, तो जो मिडिल वैल्यू आएगी ना वो मीडियन होती है। क्योंकि ये लिख रहा है व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मिडिल वैल्यू इज नोन एज मीडियन। द मीडियन इज द मिडल मोस्ट आइटम दैट डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर एंड अदर पार्ट्स। तुलना की बात है, एक कोई वैल्यू जो मीडियन है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, इसके नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। उल्टा भी हो सकता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है, इससे नीचे वाली वैल्यू छोटी हो सकती है।
दो सीरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी मीडियन, ठीक है। कब करेगी, जब अपन को डेटा अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाएंगे। देख देखो, जब अपन को एन दे रखा है ओड नंबर, मतलब 3 4 5 इस तरह से दे रखा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2। आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। इवन दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 की वैल्यू, पहले n/2 निकालेंगे, फिर n/2 + 1 करेंगे, फिर जो दोनों का वैल्यू आएगी ना उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अपन को ये वेट दे रखा है सोरगम का, कुछ भी दे रखा है अपन को ना, तो अपन को ये वैल्यू इस तरह से दे रखी है 45 60 48 100 65। तो अपन को उसको आरोही अवरोही में जमाना है, तो आप जमा लो किसके पीछे से, 45 45 के बाद 48, फिर 60, फिर 65, फिर 100, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो n+1/2 कितना हो गया, 6+1/2 = 3। तो थर्ड वैल्यू जो होगी ना, तीसरी वैल्यू वो मीडियन होगी, तो 1 2 3 60 वैल्यू मीडियन है। वैसे भी आप देख सकते हो 60 के ऊपर छोटी वैल्यू है सारी सारी, 60 के नीचे बड़ी वैल्यू, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सीरीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सिंपल सिंपल चीजें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको फटाफट चलना है। अब एक तरह से इवन दे रखे हैं, 5 48 1 2 3 4 5 6 n = 6 दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा अपने n/2 यानी थर्ड वैल्यू, n/2 + 1 यानी 3 + 1 = फोर्थ वैल्यू। थर्ड और जो फोर्थ वैल्यू आएगी ना अपने जमाने के बाद, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वैल्यू 60 है, फोर्थ वैल्यू अपने 65 है, देख लो, थर्ड वैल्यू अपने 60 है, फोर्थ 65 है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे ना, 62 आएगा, ये अपना मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। ये अपने मीडियन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा का, आपके इतना काम नहीं आएगा, और मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। इसका आपने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डिटेल फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। इसके मेरिट क्या होते हैं, वो इजीली अंडरस्टूड होता है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बेस्ट मेजर फॉर क्वालिटेटिव डाटा, इंपॉर्टेंट ये बात है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए बेस्ट मेजर है, ठीक है। इसके डिमेरिट क्या है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो आपकी सीरीज की मिडिल मोस्ट वैल्यू है, वो आपका आंसर होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ट नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू आपको मिडिल वैल्यू देखनी है, उसका आंसर निकालना है, पूरे ऑब्जर्वेशन में बेसिस नहीं है, ठीक है। सैम्पलिंग से फ्लक्चुएशन होता है इसमें। क्वालिटेटिव डाटा के लिए अपन को यूज करते हैं इंटेलिजेंट एबिलिटी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। मोड क्या होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होगा ऑब्जर्वेशन, वही मोड होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है अपन को 2 4 6 8 10 दे रखा है, तो उसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 6 बार अपने आ रहा है 4, तो इसका मोड हो गया 4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ और उस फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है, वही अपने मोड होगा। फॉर्मूला दे रखा है ये ग्रुप डेटा का, आप देख सकते हो, आपने डिटेल नहीं पूछेगा इतना, है ना। ये क्या है, मेरिट वही है, इजीली अंडरस्टूड है, ठीक है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ये अपने इसके मेन बात ये छोड़ो आप, इसका मेन यूजेस इंपॉर्टेंट है। सारे अपने जो बिजनेस होते हैं ना, उसमें मोड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अपने शूज हो गए, अपन शूज मार्केट में मैक्सिमम शूज उसी साइज के उपलब्ध होंगे जो मैक्सिमम बिकते होंगे, जो मैक्सिमम जिनके साइज होगी, जैसे मान लो कोई 8 नंबर 9 नंबर जो भी होता है, मैक्सिमम वही बिकता है, तो वही अपने बनता है, ठीक है। ये मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट में भी इसकी वैल्यू यूज होती है, ठीक है। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जो सीरीज को 4 भाग में डिवाइड करें। डेकाइल्स क्या होते हैं, जो सीरीज को 10 भाग में डिवाइड करें। परसेंटाइल 6 भाग में डिवाइड करते हैं सीरीज को। ये आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप हमको ज्वाइन कर सकते हो ना। डिस्पर्जन क्या होता है, अपन को दो सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो दोनों सीरीज का मीन सेम है, दोनों सीरीज का मीन सेम है, लेकिन दोनों के ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं, तो दोनों में कितना वेरिएशन है वो अपन को सेंट्रल टेंडेंसी से पता नहीं लगता, तो अपन डिस्पर्जन यूज करते हैं ताकि अपन को दोनों सीरीज के बीच का वेरिएशन पता लग सके। यहाँ पे दे रखा है स्केटनर स्केटरनेस और वेरिएशन, लैक ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एवरेज आर कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। ये देखो दो सीरीज है, एक का ऑब्जर्वेशन 5 3 2 3 2, दोनों का इसका भी सम
15 है, ये अलग सीरीज है। तो 7 3 1 2 2 इसका भी 15 है, और ये तीसरी सीरीज है जिसमें दे रखा है इस तरह से। तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तीनों का सम 15 आ रहा है, तीनों का मीन 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सीरीज में और सीरीज में, और इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो आपको मीडियन से पता नहीं लगता कि आपको मीडियन में सिर्फ पता लगता है आंसर क्या रहा है, मीन क्या रहा है, लेकिन डिस्पर्जन पता लगता है तीनों सीरीज में कितना वेरिएशन है। इसको पता लगाने के लिए अपन डिस्पर्जन यूज करते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन के दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट में रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है अपने ना। रिलेटिव मेजर में क्या होता है, सीवी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, और अपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आता है। एक एक करके पढ़ते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज सिंपल है। रेंज क्या होता है, अपने क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्री में यूज होता है। लोवेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोई दो वैल्यू दे रखी है उनको 10 और 15, तो आप 15 माइनस 10 करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 5, तो आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या होता है, अपन लोवेस्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का अपन निकालेंगे डिफरेंस, ओ डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सिंपल सिंपल चीजें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ। क्वार्टल क्या होता है, Q3 माइनस Q1, और क्वार्टल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन वही सेम है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बटा Q3 प्लस Q1। इसमें Q1 फर्स्ट क्वार्टल होता है जिसको अपन n+1/4 से निकालते हैं। थर्ड क्वार्टल को 3n+1/4 से निकालते हैं। जैसे अपन को कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, 2 4 6, शायद आगे मेंशन होगा, ये क्या, कोई भी सीरीज दे रखी है ना, 2 4 6 8, है ना, तो n+1/4 निकालना अपन को फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो 4+1/4, 5/4, इस तरह से अपने निकलेगा, है ना। और Q3 के लिए अपन को 3 से इंटू कर देंगे इसको, इस तरह से अपने ये निकल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलें, मीन डिवीजन क्या होता है, जब अपन उनका डिफरेंस लेते हैं मीन से, ऑब्जर्वेशन डिफरेंस मीन से लेते हैं तो मीन डिवीजन कहलाता है। व्हेन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड वैल्यूज आर स्मॉल अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड। मतलब अगर छोटी वैल्यू है तो अपन मीन डेविएशन यूज करेंगे, और बड़ी वैल्यू है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। फॉर्मूला देगा आपको समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो f से इंटू कर देते हैं उसको, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका। Mean if the deviation of all the observation from their mean are calculated, then their algebraic sum is 0। अपन ने पढ़ा था समेशन x माइनस एक्स बार अपने 0 आएगा, तो अपन को मेन डेविएशन में क्या होता है, प्लस और माइनस को इंक्लूड नहीं करना होता है, अपन को डायरेक्ट सिंपली उसको प्लस ही मानना है, चाहे नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, अपन को प्लस मान के ही उसको आंसर कैलकुलेट करना है, वही चीजें कह रही है, ठीक है। तो अपन को प्लस और माइनस इग्नोर करना पड़ता है इसको कैलकुलेशन के टाइम। द मीन डेविएशन इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट व्हेन इट टेकन फ्रॉम मीडियन। अगर आप मीडियन से निकाल रहे हो तो बेस्ट मेजर होगा आपका, बिकॉज द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी मेजर व्हेन टेकन इज फ्रॉम मोड। अगर आप मोड से इसको ले रहे हो तो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएगा, मीडियन से बेस्ट रिजल्ट मिलता है अपन को, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था। अगर आपका सैंपल है तो ऐसे डिनोट करेंगे, पॉपुलेशन के लिए अपन उसको सिग्मा डिनोट करते हैं। डेफिनेशन पे आप मत जाओ, डायरेक्ट देखो फॉर्मूला, या सिंपल देखो स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन डेविएशन, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेविएशन। क्योंकि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है। नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप सीरीज में अपन देखा था मीन में अपन x प्लस, अपन ऑब्जर्वेशन में कोई चीज ऐड कर रहे हैं वैल्यू सारे ऑब्जर्वेशन में, तो अपने जो मीन होगा उसमें वो वैल्यू प्लस में होके आएगी। जैसे मान लो अपने 2 4 6 8 10 थी, उसका मीन अपने 6 आ रहा था, तो अपने सब में दो दो ऐड किया ना, अपना मीन 6 + 2 8 हो जाएगा, पर इसमें उसका इफेक्ट नहीं होता है। अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, अगर किसी वैल्यू को इंटू करेंगे तो उसका अफेक्ट इस पे होएगा, मीन में दोनों का होता है लेकिन इसमें अफेक्ट होएगा अपने उस चीज का, ठीक है। अगर सारी वैल्यू सेम है तो डेविएशन 0 होएगा। आपको सी बात है,
अगर सीरीज में वेरिएशन ही प्रेजेंट नहीं है तो डेविएशन 0 आने वाला है, ठीक है। इफ ऑल द वैल्यू आर नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अपन स्क्वायर कर रहे हैं इसका, अंडर रूट लेने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपना डेविएशन अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो अपना डेविएशन पॉजिटिव भी आने वाला है, ठीक है। रेंज इसकी याद रखनी है अपन को 0 से इन्फिनिटी। एक ही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होता है मीन डेविएशन से और मीन डेविएशन बड़ा होता है क्वार्टर डेविएशन से। तो 4hd इक्वल टू 5md इक्वल टू 6qd, याद रखना है अपन को ना। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला अपन को दे रखा है, सिंपल स्क्वायर करना है उसका तो रूट हट जाएगा अपने ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको आरएफ क्वेश्चन ने दिया था। मीन डेविएशन ये सिंपल दे रखे हैं, एक बार आप देख लेना यहाँ से स्लाइड में, ये सिंपल में मैंने दे रखे हैं इजी वे में, ठीक है। अब अपन देखते हैं रिलेटिव मेजर। अपन ने पढ़ा एब्सोल्यूट मेजर, अब देखते हैं रिलेटिव मेजर क्या होता है। रिलेटिव मेजर में पहला अपना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उनको सी बोलते हैं। एक तो ये यूनिटलेस मेजर है, परसेंटेज में आंसर आता है इसके ना, ये दोनों बात याद रखनी है। यूनिट फ्री मेजर है, यूनिट नहीं होती कोई इसकी। हायर सी अगर सी भी ज्यादा होगा तो लेस कंसिस्टेंसी मोर वेरिएशन लेस होमोजेनिटी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा आएगी तो अपने सीरीज में ज्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला एच डी अपॉन अंडर रूट एन, ये याद रखना, ये बात ना। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिक्रीज एज द सैंपल साइज इंक्रीज, अगर सैंपल की साइज बढ़ेगी, आपको उसकी बात है, अपन सैंपल की साइज बढ़ा रहे हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए एरर कम होती है उसकी ना। ये अपने कुछ प्लेलिस्ट है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। अब देखते हैं स्क्यूनेस कुर्टोसिस। पहले अपन स्क्यूनेस कुर्टोसिस शुरू करने पहले मोमेंट देखते हैं। मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो फर्स्ट मोमेंट होता है अपना वो 0 होता है, और जो ऑल सेंट्रल मोमेंट 1 3 5 7 वो भी सारे 0 होते हैं। μ3 इजिकल μ1 इजिकल टू μ3 इजिकल टू μ5 0 नोट। जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो मीन के इक्वल होता है, सेकंड वेरिएंस के इक्वल, थर्ड स्क्यूनेस के इक्वल, फोर्थ होता है कुर्टोसिस के इक्वल, ठीक है, याद रखना है आपको। स्क्यूनेस क्या होता है, इसको अपन बीटा 1 से डिनोट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइजली द लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब जो अगर सीरीज में सिमेट्री नहीं है ना उसको अपन को दर्शाता है। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट ऑफ डाटा इज सिमेट्रिक इफ इट लुक द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट, मतलब एक ग्राफ होता है एक तरह का, अगर ये इक्वल आ रहा है ना, ऐसे दोनों तरफ इक्वल है तो सिमेट्रिक डेटा है अपने ना। रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी स्क्यूनेस 0 होती है, ठीक है, अपन आगे पढ़े हैं। स्क्यूनेस 0 और सिमेट्रिकल मीन मोड मीन तीनों इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। स्क्यूनेस दो टाइप का होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, मीन ज्यादा होगा मीडियन से और मोड से, इस तरह से दे रखा है। नेगेटिव में क्या होगा, मोड ज्यादा होगा मीडियन से, फिर मीन सबसे कम होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ये याद रखने वाली बात है। इसका जो लॉन्गर टेल होती है ना वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती है, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड पे करती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ये ग्राफ है, ये नेगेटिव वाला है, देखो आपको लेफ्ट साइड पे ज्यादा झुक रहा है, ये पॉजिटिव है, ये राइट साइड में ज्यादा झुक रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों तरफ इक्वल है। कुर्टोसिस क्या होता है, इसको बीटा 2 से डिनोट करते हैं। इट रिफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और थिकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपको दिख रहा है, इस तरह से कर्व बनता है इसका, तीन टाइप के होते हैं।
लेप्टोक्रियोटिक, मेजोक्रियोटिक, प्लेटिक्रियोटिक। जो लेप्टोक्रियोटिक होता है उसका बीटा 2 इज ग्रेटर देन टू 3, ये लेप्टोक्रियोटिक है। मोर पीक है, देखो कितना पीकनेस है उसका। मेजोक्रियोटिक ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है मेजोक्रियोटिक। और प्लेटिक्रियोटिक क्या होता है, प्लेट से होता है, नेगेटिव फोटोरेसिस्ट बोलते हैं उसको ना, ये रहा। ठीक है, ये अपने को फ्लैटनेस और पिगनेस दर्शाता है, वो अपन को लैक ऑफ सिमेट्री दर्शाता है स्क्यूनेस। तो आपको स्क्यूनेस से लैक ऑफ सिमेट्री ऐसे याद रखना, पिगनेस और फ्लैटनेस पूछो तो कुर्टोसिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में अपने बाइनोमियल पोर्शन आता है और कंटिन्यूअस में नॉर्मल आता है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसकी वैल्यू होती है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 फाइनाइट होगी, ठीक है, काउंटेबल होगी। इसका मीन होता है, ज्यादा होता है वेरिएंस है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मीन इज ग्रेटर देन टू वेरिएंस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल्स टेक ए काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इसका मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मीन इजिकल टू मीन इजिकल टू मोड, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। वेरिएबल टेक ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, इसकी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट खूब सारी वैल्यू होती है, सॉरी ना, बहुत वैल्यू ज्यादा होती है इसकी। हाइपोथेसिस पढ़ते हैं अपन ना। हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी अजम्पशन लेना अपन पॉपुलेशन के लिए, उसको अपन हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है, ये आर क्वेश्चन नहीं देता, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर। नल हाइपोथेसिस के उल्टा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इंडिकेट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन पैरामीटर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, एन माइनस के, एन क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स और क्या कॉन्स्टेंट होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो टाइप का, दो तरह रखता है अपन, 5% और 1%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 95% रिजल्ट ट्रू होते हैं, 5% गलती हो जाती है। इस तरह से 99% होता है, 1% गलती हो जाती है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू डेट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस, सॉरी। क्रिटिकल वैल्यू होती है जो वैल्यू अपन बताएगी, अगर रिजल्ट अपन उस वैल्यू के अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो अपन उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो बताती चीज है ना। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टेटमेंट अबाउट वेदर रिकॉर्डेड डेटा इज सिग्निफिकेंट एट 5%। और ठीक है, टी टेस्ट, टी टेस्ट का अपन यूज करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस अननोन। जब अपन पॉपुलेशन का एचडी और वेरिएंस अननोन हो, सैंपल साइज अपने स्मॉल हो, स्मॉल कितनी हो, 30 से कम हो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको अपन ने गोसेट ने डेवलप किया था इसको, है ना। वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। वन सैंपल इसमें कंपेयर सैंपल मीन वर्सेस पॉपुलेशन मीन। टू सैंपल में दो सैंपल को अपन दो सैंपल के मीन को अपन कंपेयर कर रहे हैं। पेयर टी टेस्ट में अपन दो पॉपुलेशन के कंपेयर टू रिलेटेड ग्रुप विद डिफरेंट एवरेज, मतलब दो पॉपुलेशन के अपन कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का अननोन होना चाहिए और सेम होना चाहिए, और दोनों जो पॉपुलेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए दूसरे से, तो अपन पेयर पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। जेड टेस्ट क्या होता है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होता है, उसमें नॉन इसके सैंपल साइज 30 से ज्यादा होती है, इसको आर क्वेश्चन देता है, ठीक है। एफ टेस्ट क्या होता है, अपन करते हैं टू पॉपुलेशन की जो वेरिएबिलिटी है उसको कंपेयर करते हैं, रेंज याद रखने इसकी -1 से इन्फिनिटी। नॉट इक्वलिटी ऑफ मीन्स, दो मीन्स की इक्वलिटी पता करने के लिए अपन टेस्ट कौन सी यूज करते हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। दो वेरिएंस के बीच में अपन एफ टेस्ट, और फ्रीक्वेंसी के बीच में काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मतलब क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है। जेनेटिक्स में अपन यूज करते हैं, इसको अपने डिस्कवर किया था एल्मेट ने, लेकिन बाद में डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। जेनेटिक्स में यूज होता है, सैंपल साइज 50 ज्यादा होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी 5 ज्यादा होनी चाहिए, और रेंज 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी होती है, सॉरी, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, सैंपल साइज 50 ज्यादा होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी 5 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 से कम फ्रिक्वेंसी पे नहीं करेगा काम, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, ये फॉर्मूला इसका, chi स्क्वायर इक्वल समेशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से अपना ये chi स्क्वायर टेस्ट होता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है, याद रखना है आपको ना। कोरिलेशन क्या होता है, ये अपन को कोई दो वैल्यू होता है, कोई भी दो अपन को
सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में अपन को डायरेक्शन पता है, तो दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। एक बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा या दूसरा घटेगा, दोनों मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या हो रहा है, जैसे एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं। इसको अपन देखते हैं कोरिलेशन में। रिग्रेशन में क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होता है वो बढ़ता घटता कुछ होता है, और डिपेंडेंट उस पर डिपेंड करता है, अगर वो बढ़ रहा है डिपेंडेंट घटता है बढ़ता है जो भी होता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे पे होती है, उस पर एक बढ़ता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, एक घट रहा है दूसरा बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो में तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जीरो में क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, जीरो हो गया। मेथड क्या है इसके स्टडी करने के, स्केटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइन, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा था आपको रिग्रेशन फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज। मतलब कोई भी चीज जब उसके एक्सट्रीम में पहुंच जाती है, हाई या लो पहुंच जाती है, उसके बाद वो वापस अपने एवरेज की तरफ आने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। इसकी याद रखना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फिर b क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, a डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिग्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। जो रिग्रेशन होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, मतलब प्लस माइनस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर इनटू का और डिवाइड का उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वन पर रेंज याद रखनी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये लाइन से याद रखनी है आपको, उसके क्या क्या होता है। द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट अपन को देख ही लिया अपन ने। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, मतलब स्केल पर डिपेंड करता है। इफ आर इज इक्वल टू वन, तो दो जो रिग्रेशन लाइन है वो 0 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, द रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव देन द अदर मस्ट बी पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव होएगा। इफ वन इज कोफिशिएंट नेगेटिव द अदर मस्ट बी नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव होएगा, ठीक है। द टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, मीन उनके दोनों के मीन पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। डिजाइन होती है, डिजाइन की मैंने कहा था आपको आरएफ दी थी, तीन प्रिंसिपल होते हैं इसके, रिप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल। जो रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ट्रीटमेंट सेवरल टाइम्स, एक ही टाइम में अपन डिजाइन में, जैसे ये डिजाइन होती है इस तरह से ना, तो अपन ट्रीटमेंट को रिपीट करते रहते हैं, इस तरह से रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या करता है ये, एरर को कम करता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है। रेंडमाइजेशन क्या होता है, रैंडम अलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मिनिमाइज अनकंट्रोलेबल वेरिएशन। लोकल कंट्रोल क्या होता है, डिवाइडिंग मटेरियल इनटू होमोजेनियस ब्लॉक। ये ब्लॉक है ना, इन ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं इसको। इस ब्लॉक सब ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट अप्लाइड ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट फॉर कंपैरिजन टेस्टिंग आइडियाज, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी अपन डिजाइन में कोई भी चीज अपन यूज करें ना, उसको अपन ट्रीटमेंट बोलते हैं। एनोवा आरएफ ने देती, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आरएफ ने देती। सीआरडी क्या होती है, सीआरडी अपन लैब में यूज करते हैं जहाँ पे अपना जो मटेरियल है वो होमोजेनियस होता है, मतलब वहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें अपन दो ही प्रिंसिपल होते हैं, रिप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन। लोकल कंट्रोल अपन इसमें यूज नहीं करते हैं। होमोजेनियस डिजाइन क्या होती है, ये लैब के लिए यूज होती है, ठीक है। नॉट सुटेबल फील्ड, फील्ड के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि फील्ड में वेरिएशन प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला अपन देख चुके थे ऑलरेडी। ये क्या होती है, सीआरडी प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गिवन सैंपल। यहाँ पे गिवन सैंपल आएगा और गिवन, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती है अपन को सीआरडी। आरबीडी क्या होती है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। इसके तीनों प्रिंसिपल होते हैं, फर्टिलिटी ग्रेडियंट,
runs in one direction, two-way classification of ANOVA and one-way local control। याद रखना अपन को। इसके ट्रीटमेंट 224 होते हैं, लेकिन 20 ट्रीटमेंट तक ये बिना एफिशिएंसी लॉस के काम अच्छे से काम करती है। फॉर्मूला अपन को पता ही है इसका। LHD लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जब फील्ड में दो सोर्स ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट हो, इसमें वन होता है ना, फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन रन इन वन डायरेक्शन, इसमें दो सोर्स ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट हो तो LHD यूज करते हैं। थ्री-वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा एंड टू-वे कंट्रोल ऑफ एरर। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लिकेशन, P इज इक्वल टू R, दोनों इक्वल होने चाहिए ना। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम अपन को CRT करती है, मिनिमम अपने LHD करती है। 5 से 12 ट्रीटमेंट तक ये अपन इसको यूज कर सकते हैं, 5 से कम ट्रीटमेंट में यूज नहीं हो पाती। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये रहा। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन SPD, मिल प्लॉट, लार्ज प्लॉट। इसमें जब अपन SPD यूज करते हैं ना, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन कब यूज करते हैं, जब अपन को दो तरह के ट्रीटमेंट अपन को यूज करने हो। एक ट्रीटमेंट के लिए अपन को लार्ज प्लॉट चाहिए, एक के लिए स्मॉल प्लॉट चाहिए। जैसा कि एक के लिए अपन को इरिगेशन का देखना है और एक के लिए अपन को देखना है किसका, फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर छोटा प्लॉट होता है, इरिगेशन का बड़ा प्लॉट होता है, दोनों के लिए अपन करेंगे SPD। प्लाविंग हो गया, मैनरिंग हो गया, डेट ऑफ सोइंग इरिगेशन वगैरह हो गया, सब प्लॉट। छोटा प्लॉट में क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए यूज करते हैं। यूज व्हेन वन ट्रीटमेंट रिक्वायर मोर एक्यूरेसी, एक ट्रीटमेंट छोटा ट्रीटमेंट है, सब प्लॉट में डाल रहे हैं अपन, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, और बड़े प्लॉट में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो, चल जाता है काम। हायर प्रेसिजन गिवन टू सब प्लॉट। ठीक है, मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑब्टेन इन सब प्लॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। S2 एरर, एरर A मेन प्लॉट, एरर B सब प्लॉट के लिए, दो एरर होती है इसके लिए। कॉमन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल ट्रीटमेंट फैक्टर्स। एक होती है स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन क्या होती है, जब अपन को दो तरह के ट्रीटमेंट यूज करने हैं और दोनों का सेम लेवल होना चाहिए, मतलब दोनों की प्रिसीजन भी सेम हो, दोनों के लिए फील्ड भी सेम साइज का चाहिए, तो अपन करते हैं यूज स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। ठीक है, ये अपने कुछ रेंज है, अपन पहले ही देख चुके हैं। कोऑर्डिनेटर की -1 से +1, रिग्रेशन की -∞ से +∞, प्रोबेबिलिटी की 0 से 1, स्टैंडर्ड डेविएशन की 0 से ∞, chi स्क्वायर टेज की 0 से ∞। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास। थोड़ा फास्ट अपन ने कवर किया क्योंकि अपन को 2 घंटे में पूरे क्लास कवर करनी थी, और ये मैराथन क्लास है, इसमें ज़्यादा डिटेल अपन पढ़ नहीं सकते। डिटेल के लिए अपन लोग एक एक लेक्चर की डिटेल क्लास भी अपन लोग लेके आएंगे, और ये मैराथन के हिसाब से करवाया मैंने, जिन तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि 2 घंटे में पूरा सिलेबस करना था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट करवाना पड़ा। ठीक है, तो आगे अपने चैनल पर डाली भी हुई है, आप अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए, आप डिटेल क्लास देख सकते हो चैनल पर जाके ना, स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में। थैंक यू।